नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं अच्छे ही होंगे और आज सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। राजा किसान नगर अध्याय 2, इस वीडियो की जो 5वीं वीडियो है इसमें आप सभी का स्वागत है। और ये चौथा टॉपिक है राज धर्म के नए सिद्धांत। इसमें 2 टॉपिक हैं, उसको हम आपको इस वीडियो में क्लियर कराएंगे। 4.1 और 4.2। 4.1 में है दक्षिण के राजा और सरदार, और 4.2 में है दैविक राजा। हम पढ़ रहे थे 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के इतिहास को। हमने मौर्य काल तक का इतिहास पढ़ा, 185 ईसा पूर्व तक का। और अब हम यहाँ पे दक्षिण के उन सरदारों के बारे में जानेंगे जो छोटे क्षेत्र पर शासन करते थे। हाँ, ये राजाओं से थोड़े भिन्न थे, ये नियमित सेना नहीं रखते थे, है ना। उनके बारे में जानेंगे। नियमित सेना मतलब सेना को एक ही मुश्त में पैसे देना, और उतनी बड़ी सेना नहीं रखते थे। ये अपनी जो प्रजा थी उससे भेंट लेते थे। भेंट मतलब उपहार, और उस उपहार को अपने सगे संबंधियों में बांट देते थे। इस प्रकार के जो शासक थे उनको सरदार कहा गया है। तो ये सरदार यहाँ भारत के दक्षिण क्षेत्र में पाई गई हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। यह देखिए, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, इस वाले एरिया में ये थे। कौन? चोल चेर पांडे। ये सारी सरदारियां जो 3 प्रकार की थी, 300 ईसा पूर्व से लेके 300 ईस्वी तक का इनका काल माना गया। और किस स्थान पे इन्होंने शासन किया? तो ये दक्षिण का क्षेत्र है। यहाँ पर देखिए, ये काले वाले लोग हैं, जो काला मैंने बनाया है मार्क से, वो है चोल। ये देखो पांडे इस कलर में दिख रहे हैं यहाँ पे। और चेर देखो, ये केरल पुत्र भी कहलाते थे। इस वाले एरिया में इन्होंने शासन किया। ये आपस में कहीं कहीं कभी कभी लड़ भी लेते थे, और लड़ाई भी हो जाती थी इनकी, जैसे कि युद्ध वगैरह। हाँ, अब इनके बारे में हम जानेंगे ये किस प्रकार के शासक थे, किस प्रकार इन्होंने कार्य किया, उसको हम ध्यान में देखेंगे। आपका 4.1 है दक्षिण के राजा और सरदार। भारत के दक्षिण क्षेत्र, भारत के दक्षिण क्षेत्र जिसे तमिल कम कहा जाता है, उसमें शामिल है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल का क्षेत्र। हाँ, इस क्षेत्र में ये लोग जीवित थे, मतलब यहाँ पे शासन करते थे। और कब? 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी की समय, इस समय। और देखो, चोल चेर पांडे नामक सरदारियों का उदय हुआ। ये राज्य बहुत ही समृद्ध और स्थायी सिद्ध हुए। ये बहुत ही समृद्ध थे, क्योंकि इस एरिया में चारों ओर समुद्र होने के कारण, और भारत का ऊपरी हिस्से से कोई यहाँ पे युद्ध करने के लिए नहीं आता था। ये आपस में ही करते रहते थे जो खुद। हाँ, तो इसलिए इनकी समृद्धि चरम सीमा पर थी। और ये स्थायी रहे, कई समय तक रहे, क्योंकि इनको विनाश करने के लिए कोई लोग भारी कोई आक्रमण हो नहीं पाया। उस समय समुद्र के मार्ग से कोई नहीं आ पाया, चारों ओर इस ओर में समुद्र है, इसलिए ये बचे रहे। अब यहाँ पे देखो, इनकी जानकारी की स्रोत को देखें, ये किससे पता चला। देखिए, 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच में इनकी जो राजधानियां रहती थी और बड़े शहर रहते थे, उनमें कुछ कवि घुमा करते थे। वो कवि क्या करते थे? आपस में एक जगह मीटिंग करते थे, गोष्ठी करते थे, और वहां पर नई नई कविताएं सुनाते थे, है ना। उन कविताओं के संकलन अभी मिले हैं, जिन्हें बोला जाता संगम, है ना, संगम कविताएं। और उस समय जो ये सब इकट्ठे होते थे तो उसको बोला जाता संगम स्थल। हाँ, और उनके जो काल था 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के समय वो इकट्ठे होते थे, तो इसी को बोला गया संगम काल। इस समय ये सरदारियों के संरक्षण में ये लोग क्या थे, कवि सम्मेलन बुलाते थे, और में नई नई कविताओं की रचना करते थे नए कवि। और ये कविताएं अभी वर्तमान में मिली हैं, उनसे ही इन साम्राज्य, इन जो शासक हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिली है। चोल चेर पांडे, उन कविताओं में अलग अलग कवियों के, अलग अलग राजाओं के नाम बताए गए हैं अलग अलग तरीके से। तो इस प्रकार से उनकी जानकारी हमें किससे मिली? प्राचीन तमिल संगम ग्रंथों से। किससे? संगम ग्रंथों में कुछ कविताएं, उनसे। इन राज्यों के शासक सरदार होते थे। ठीक है, कौन होते थे? इन राज्यों के सरदार कौन होते? शासक होते थे सरदार। इतनी बात आपको समझ में आई। सरदार के बारे में बताया गया है। सरदार क्या है? सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था। सरदार का पद वंशानुगत हो सकता और नहीं भी। हाँ, सरदार का जो पद है वो वंशानुगत भी हो सकता था। जैसे वंशानुगत होता है, जैसे कि पिता के बाद बेटा शासन करे, बेटे के बाद उसका बेटा शासन करे, वंशानुगत भी इसको बोलते हैं। और वंशानुगत हो भी सकता था और नहीं भी। इतनी बात आपको समझ में आई। सरदार के समर्थक
उसके खानदान के लोग होते थे जो उसको उस पद पर बनाए रखते थे। सरदार के कार्य के बारे में और बता रहा हूं, यहाँ पे कार्य लिखे हैं, सरदारों के कुछ कार्य होते हैं बच्चों। देखिए, विशेष अनुष्ठानों के संचालन करता था कौन? सरदार। अनुष्ठान किस प्रकार की? यज्ञ वगैरह करता था या कोई धार्मिक कार्य कराना हो, इस प्रकार के जो भी कार्य अलग अलग जो बड़े लेवल पे होते हो वो सरदार करवाता था। हाँ, युद्ध का नेतृत्व करता था। जब युद्ध हो जाता था किसी दूसरी सरदारी से तो ये युद्ध का नेतृत्व करता था। विवादों को सुलझाने के लिए मध्यस्थता भी करता था। अगर वहां पर इन्हीं के इसकी प्रजा या इसके जो आपसी लोग हैं, जो परिजन हैं, उनमें अगर विवाद हो जाता है तो उसका समाधान भी यही करता था, मध्यस्थता भी यही करता था और न्याय भी यही करता था। अपने अधीन लोगों से भेंट लेता था। अपने जो अधीन है प्रजा उसको भेंट देती थी, कर नहीं देती थी, सिर्फ भेंट देती थी और इस भेंट को वो और अपने समर्थकों में बांट देता था। इस प्रकार इसके सहयोगी बने रहते थे। यहाँ पे नोट दिया है, नोट क्या दिया है कि सरदारियों में कोई स्थायी सेना और सेना अधिकारी नहीं होता था। इनके यहाँ पे इस बात से ये पता चलता है कि जो सरदारियाँ थी ना उनमें स्थायी सेना नहीं थी, सेना नहीं थी। वो क्या है, उसी समय युद्ध के समय एकत्रित करे जाते थे। हो सकता है वो किसान वर्ग से उनको जोड़ लेते थे। कई सरदार और लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे और इन्हीं में से कई ऐसे सरदार भी थे जो लंबी दूरी के व्यापार से क्या है, राजस्व जुटाते थे। पथ में बैठकर, पथ में ये चुंगी वगैरह लगाते थे निकलने वाले लोगों पर और वहां से राजस्व जुटाते थे। इनके सरदारियों के बड़े बड़े शहर भी हैं, है ना, फोहार वगैरह, तो वहां पर कभी सम्मेलन भी होते थे और वो व्यापारिक राजधानी वगैरह सब थी। तो इस प्रकार ये अपने टैक्स लगा देते थे पथों पर। चोल चेर पांड्य सरदारियों ने दक्षिण भारत के अलग अलग दो समय कालों में शासन किया। देखिए, ये चोल चेर पांड्य थे जो 300 पूर्व से 300 ईस्वी तक इस क्षेत्र में शासन किया। बाद में ये 6वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी में एक बड़े दक्षिणी क्षेत्र पर इन्होंने शासन किया। इसलिए इनका टर्म दो कालों में माना जाता है। जो पुराने थे उनको बोला जाता है संगम कालों के समय के चोल चेर पांड्य, और जो आधुनिक समय में जो शासक बन के उभरे थे उनको 6वीं शताब्दी में देखा गया है। ठीक है, अब ये 6वीं शताब्दी सभी आगे बताएंगे, इसमें आगे जो आप इतिहास आई तो उसमें। लेकिन अभी के काल में ये वाला संगम काल के बारे में आपको जानकारी दी गई है। अब यहाँ पर आपकी किताब है, तो किताब में आपकी क्या बताया है कि एक राजा के बारे में बताया है, पांड्य सरदार के बारे में। किसके बारे में बताया बच्चों? पांड्य सरदार की। ये स्रोत नंबर 3 है, अब अपनी किताबों में देख सकते हैं। तो स्रोत नंबर 3 में पांड्य सरदार सैन्य गुंतु वन की वन यात्रा, ये सैन्य गुंतु वन है और इनकी वन यात्रा के बारे में बताया गया है। अब ये किस में से लिया गया है? एक तमिल का महाकाव्य है। क्या है? काव्य नहीं है, महाकाव्य है, जिसका नाम है शिल्पादिकारम का एक अंश है, जिसमें बताया गया है कि पांड्य सरदार जब यात्रा पर जाते थे तो कैसी व्यवस्था उनके लिए करी जाती थी। देखिए, जब वह वन की यात्रा पर थे तो लोग नाचते गाते हुए पहाड़ों से उतरते, ठीक उसी तरह जैसे पराजित लोग विजयी का आदर करते हैं। वे अपने साथ उपहार लाए जिनमें हाथी दांत, सुगंधित लकड़ी, हिरणों के बाल से बने जावर और मधु, चंदन, गेरू, सुरमा, हल्दी, इलायची, मिर्च आदि वस्तुएं थीं। वे अपने साथ नारियल, आम, जड़ी बूटी, फल, प्याज, गन्ना, फूल, सुपारी, केला, बाघों के बच्चे, शेर, हाथी, बंदर, भालू, हिरण, कस्तूरी मृग, लोमड़ी, मोर, जंगली मुर्गे, बोलने वाले तोते आदि भी लाए। ये सब किसके लिए लाए? पांड्य राजा को भेंट करने के लिए। तो आपको अंदाजा लग गया होगा, जब सरदार अपनी यात्रा करता था तो उन लोगों से भेंट लेता था, लोकल प्रजा से, और उस उपहारों को किस में बांट देता था? अपने संबंधियों में। ये स्रोत इसीलिए बताया गया कि सरदारियां किस प्रकार की थीं। आपको समझ में आ गया? ये शासक नहीं थे, शासकों से छोटे थे, पर अपने क्षेत्र में ये शासक ही समझे जाते थे, सारा काम करते थे, न्याय का काम करते थे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं आगे।
प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर देखिए कि कई सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे। ठीक है, ये पतों पर टैक्स लगाते थे और राजस्व जुटाते थे। ये इनमें कौन कौन से शामिल थे? शक शासक और सातवाहन शासक थे। हाँ, शक शासक जो सातवाहन शासक थे वो इस वाले क्षेत्र में शासन कर रहे थे, इसमें और इसमें, हाँ, दक्षिणी क्षेत्र में और इस वाले क्षेत्र में। और जो शक शासक थे वो यहाँ पे और यहाँ पे शासन कर रहे थे। इतनी बात आपको समझ में आई। और इसी लाइन को यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है देखिए, इनमें मध्य और पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर शासन करने वाले सातवाहन मध्य और पश्चिम क्षेत्र पर, उपमहाद्वीप के पश्चिम, उत्तर और पश्चिम में शासन करने वाले शक शासक, कौन से शासक? शक शासक ने इस वाले क्षेत्र में शासन किया। अब इनका कालौट देख लीजिए, 130 ईसा पूर्व से 338 ईस्वी के समय शक शासकों ने यहाँ पे शासन किया और 60 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी के समय सातवाहन शासकों ने यहाँ पे शासन किया। इतना आपको समझ में आया। चलो अब दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दैविक राजा के बारे में बताया है। दैविक राजा क्या होता है, ये कौन थे? देखिए क्या है, इतिहास में कई राजा अपने आप को बड़ा बताने के लिए जनता में जो प्रजा है उसमें अपना विशेष प्रभाव बताने के लिए ये क्या करते थे? दैविक संज्ञान ले लेते थे। मतलब अपने आप को देवों से जुड़ा हुआ बताते थे, जिससे कि जनता उनको भगवान तुल्य माने, मतलब देव तुल्य माने और प्रशासित होती रहे। हाँ, इस प्रकार से चाहते थे और दूसरे राजाओं की तुलना में उनको बड़ा समझे। इस प्रकार वो क्या करते थे? दैविक संज्ञाएं लेते थे, अपने आप को देवों से जुड़ा हुआ बताते थे। उसी को यहाँ पे देखिए, राजा और प्रजा अन्य राजाओं से उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए विभिन्न देवी देवताओं से अपने आप को जोड़ लेते थे। कौन जोड़ते थे? राजा, प्रजा और अन्य राजाओं से उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए विभिन्न देवी देवताओं से अपने आप को जोड़ लेते थे। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब यहाँ पे देखिए मध्य एशिया वाले क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पे मैप नहीं बताया, फिर भी ये मैंने ऐसा बताया कि इधर मध्य एशिया है। मध्य एशिया से लेके पश्चिम उत्तर क्षेत्र तक, ये पश्चिम उत्तर क्षेत्र है, ठीक है, क्षेत्र तक शासन करने वाले कुषाण शासकों ने लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर प्रथम ईस्वी तक, कब तक? प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम ईस्वी तक का इस उपाय का उपयोग किया। इतनी बात आपको समझ में आई। कुषाण शासकों का इतिहास की रचना इनके अभिलेखों और साहित्य परंपराओं से की गई है। हाँ, इनकी जो इतिहास की जो रचना करी गई है, कुषाण ये दूसरे शासक थे, इनके बाद आए हैं, हाँ, इनके समकालीन ही मानो, हाँ, ऐसे करके इस क्षेत्र में इन्होंने ही शासन किया था। तो कुषाण शासकों का इतिहास की रचना उनके अभिलेखों और साहित्य परंपरा से की गई है। इतनी आपको पता चल गया। हाँ, उस समय इनके अभिलेख थे, उनसे जानकारी मिली, और कुछ साहित्य लिखे गए थे, उनसे इनकी जानकारी मिली थी कुषाणों की। कुषाण शासकों की इच्छा के प्रमाण उनके सिक्कों और मूर्तियों से प्राप्त होता है। सिक्के आप किताब में देख सकते हैं और इस वीडियो में भी आपको दिख जाएंगे स्क्रीन पर। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए कि उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास में माट के देव स्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्ति लगाई गई है ना, वो अभी भी मिली हैं और आपकी जो स्क्रीन पे चित्र भी दिख रहा होगा उसके बारे में। ठीक, और यहाँ पर देखिए अफगानिस्तान के एक देव स्थान पर भी इसी प्रकार की मूर्तियाँ मिली हैं। ठीक, और यहाँ पे मैंने इस मैप को इसी बात को बताते हुए यहाँ पे बताया। देखिए देवस्थान अफगानिस्तान और मथुरा के पास माट के ये चित्र आपको दिखा दिया। इतनी बात समझ में आ गई। ये मथुरा के पास माट है, उसमें ये अंकन किया है, और ये देवस्थान अफगानिस्तान का है। ठीक, यहाँ पर इसी प्रकार की क्या मिली है मूर्ति, किसकी मिली? कुषाणों की। इतिहासकारों का मानना है, इनको देखते हुए जो मिली हैं, कि कुषाण शासक इन मूर्तियों के माध्यम से अपने आप को देव तुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे। किसके तुल्य? देवों के तुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे। ठीक है, कई कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि क्या लगाई है? अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाई थी। ऐसा कहाँ से मिलता पता? अभिलेखों और उनके जो साहित्य रचनाएं हुई हैं उनसे पता चलता है। संभवतः वे उन चीनी शासकों से प्रेरित हुए होंगे जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। ये उन्हीं चीनी शासकों की तरफ से आए थे, उधर से कुषाण उन्हीं की क्षेत्र के कबीलों के रूप में देखा जाता था कि चीनी कबीले थे,
है ना। इसलिए ये किससे प्रभावित हुए होंगे? चीनी शासकों से, जो अपने आप को क्या कहते थे? स्वर्ग का पुत्र कहते थे। इतनी बात आपको समझ में आई। अब आगे देखिए, प्यारे बच्चों, यहाँ पर गुप्त काल के समय का जो मैप दिया है, भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में दिखाया गया है कि किस कौन से क्षेत्र में कौन सा शासक शासन कर रहा था। ये गुप्त काल के समय का मैप है। इसमें देखिए कि गुप्त वंश इस वाले क्षेत्र में शासन कर रहा था, बकाटक वंश इस वाले क्षेत्र में, कदम वंश यहाँ पर, चेर वंश, पांड्य और चोल, ये सब के चिन्ह बने हैं। और यहाँ पे देखिए पल्लव वंश इस वाले एरिया में शासन कर रहा था, गंग वंश इस वाले एरिया में शासन कर रहा था। ये कुछ मुख्य साम्राज्य थे जो इस समय शासन कर रहे थे। अब यहाँ पर देखिए कि क्या लिखा है कि 14वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य सहित कई बड़े साम्राज्यों के साक्ष्य मिलते हैं, जैसा कि मैप में दिखाया है। इतनी बात आपको दिखी होगी। इसमें देखिए इनमें से यहाँ पर सा बनेगा, इनमें से कई साम्राज्य सामंतों पर निर्भर थे। जो गुप्त काल था उसके अंडर में कई सारे सामंत थे जो अपने आप को स्वतंत्र मानते थे और आपने किसको? राजा के अंडर में थे और राजा उनको सामंत बना के रखा था। ठीक है, किसके कैसे शासन कर रहे थे? ये सभी सामंतों के माध्यम से। ठीक है, सामंतों पर निर्भर थे। सामंत मतलब अधीनस्थ, छोटे जागीरदार या छोटे 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 सरदार या राजा। ठीक है, जो एक बड़े राजा के अंतर्गत थे। तो साम्राज्य सामंतों पर निर्भर थे, अपना साम्राज्य स्थानीय संसाधनों द्वारा करते थे। और अपना साम्राज्य का शासन कैसे करते थे? स्थानीय संसाधनों के माध्यम से करते थे, जिसमें भूमि पर नियंत्रण भी शामिल था। इतनी बात आपको समझ में आई। ये भूमि पर नियंत्रण भी शामिल था और स्थानीय संसाधनों के माध्यम से ये सभी अपने अपने क्षेत्रों पर शासन करते थे। सबसे बड़ा साम्राज्य था गुप्त साम्राज्य। अब देखिए, सामंत शासकों का आदर करते थे और उनकी सैनिक सहायता भी करते थे। मतलब सामंत उनकी मदद करते थे और युद्ध काल के समय सैनिक सहायता ही दिए देते थे। हाँ, और क्या होता था? जैसे कि कोई राजा की सेना युद्ध लड़ने के लिए जा रही है और रास्ते में उनके सामंत पड़ते हैं, तो वो उनको युद्ध लड़ने के लिए लड़ाके हथियार वगैरह उपलब्ध कराते थे। साथ में खाने पीने की सारी व्यवस्था करते थे। हाँ, और जो राजा है उसको समय समय पर टैक्स भी देते थे, मतलब सरदारी भेंट वगैरह भी देते थे। इस प्रकार से वो अपना शासन चलाते थे। लेकिन इसमें एक परिवर्तन होता था, जो सामंत शक्तिशाली होते थे वे कभी कभी राजा भी बन जाते थे और जो राजा दुर्बल होते थे वे बड़े शासकों के अधीन भी हो जाते थे। इतनी बात आपको समझ में आई कि इस समय का जो काल था सामंतों पर निर्भर हो गया था। सामंत अपने क्षेत्रों पर अपनी अपनी रियासतों में शासन करते थे और एक बड़े राजा के अधिकार क्षेत्र में थे। इतनी बात थी। और राजा की पहचान उसके सामंतों से होती थी, कितने उसके पास सामंत हैं। इस प्रकार से शासन चल रहा था और ये मैप की स्थिति थी। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम अब गुप्त साम्राज्य के बारे में हम कुछ डिटेल जानेंगे। देखिए, जो गुप्त साम्राज्य था वो है 240 ईस्वी से 550 ईस्वी तक रहा और इस वाले क्षेत्र में उसने शासन किया। हाँ, और सबसे बड़े भूभाग में फैला था। तो उसके बारे में कुछ जानकारी हम आपको बता दें जो आपकी किताब में। गुप्त शासकों का इतिहास साहित्य, सिक्कों और अभिलेखों की सहायता से लिखा गया है। किसकी सहायता से लिखा गया है? साहित्य, कुछ रचनाएं करी गई हैं, नाटक लिखे गए हैं, है ना, कुछ काव्य लिखे गए हैं, उनसे की गई है। सिक्कों से की गई है, सिक्के उनके कालों के अलग अलग राजाओं की, जो उसमें अलग अलग समय में अलग अलग राजा हुए हैं उनके अलग अलग सिक्के देखे गए हैं, तो उससे भी जानकारी मिली है, उनके कालों के बारे में पता चला। और गुप्त काल के कुछ अभिलेख भी मिले हैं, साथ में कुछ ताम्र पत्र भी मिले हैं, उनसे जानकारी मिली है। इतना आपको पता चला। उससे हमने गुप्तों का इतिहास समझा और इतिहासकारों ने भी इसको जाना और वही हम पढ़ रहे हैं। साथ ही कवियों द्वारा अपने राजा या स्वामी की प्रशंसा में लिखी प्रशस्तियां भी उपयोगी रही हैं। प्रशस्तियां क्या होती हैं? उस समय जो राजा के कवि थे वो क्या करते थे? प्रशस्तियां लिख देते थे, पत्रों पर प्रशंसनीय वचन लिख देते थे, कविता के रूप में
या कुछ काव्य के रूप में लिख देते थे और कुछ गद्य के रूप में भी लिख देते थे। ऐसे करके इनकी प्रशंसा लोगों को बताई जाती थी कि वो क्या है। इन प्रशस्तियों से भी गुप्त काल का इतिहास जानकारी मिलने में सहूलियत मिली है ना, इन्होंने भी मदद करी। इतनी बात आपको समझ में आई। हाँ, अब देखिए इतिहासकारों ने जो प्रशस्तियां लिखी गई हैं वो प्रशस्तियां से कुछ अनुमान लगाया है, लेकिन इनको लिखने वाले क्या सोचते थे, ये कोई काव्य हैं जो सिर्फ जनता को बताने के लिए उपयोग किए जाते थे, है ना, जनता में राजा की छवि दर्शाने के लिए उपयोग करे जाते थे, लेकिन इनसे कुछ सही जानकारी नहीं मिलती थी, इनमें बड़ा बखान करके लिखा जाता था। इसमें देखिए इस लाइन में क्या लिखा है, इतिहासकारों ने इन रचनाओं से जो प्रशस्तियां से ऐतिहासिक तथ्य निकालने का प्रयास किया है, लेकिन इन रचनाओं के रचयिता तथ्यात्मक विवरण की अपेक्षा काव्यात्मक ग्रंथ मानते हैं। इनके जो रचयिता थे इनको तथ्यात्मक विवरण की अपेक्षा इनको क्या मानते हैं, काव्यात्मक ग्रंथ, जो उनकी खुद की क्या थी, राजा के प्रति उसका बखान था। ठीक है, राजा के बारे में बखान था। इतनी बात आपको समझ में आई। अब हम बात करेंगे एक प्रशस्ति की जो बड़ी फेमस है, इलाहाबाद में मिली है। इलाहाबाद के या प्रयागराज से प्राप्त इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख मिला है, जिसको प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं, जो हरिसेन ने लिखी थी। हरिसेन किसका वो था, राजकवि, गुप्त शक्तिशाली शासक समुद्रगुप्त का राजकवि था। किसका कवि था, समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त का राजकवि था और इसने संस्कृत में एक पत्थर पर लेख लिखा है, उसकी रचना करी है। तो देखिए उसमें क्या लिखा है, उसको वो मैं पढ़ के बता देता हूँ। आपको स्क्रीन में एक नोट दिख जाएगा और आप अपनी किताब में भी देख सकते हैं। देखिए समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, इसमें क्या लिखा है, ये संस्कृत में लिखी गई थी। यह प्रयाग प्रशस्ति का एक अंश है। इसमें देखो क्या लिखा है, स्रोत नंबर 4, धरती पर उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। अनेक गुणों और शुभ कार्यों से संपन्न उन्होंने अपने पैर के तलवे से अन्य राजाओं के यश को मिटा दिया। वे परमात्मा पुरुष हैं, साधु हैं भले हैं कि समृद्धि और असाधु बुरे के विनाश के कारण हैं। वे आज्ञे हैं, हाँ, उनको कोई जीत नहीं सकता। उनके कोमल हृदय को भक्ति और विनय से ही बस में किया जा सकता है। वे करुणा से भरे हुए हैं। वे अनेक सहस्त्र गायों के दाता हैं। उनके मस्तिष्क की दीक्षा दीन दुखियों, गृहिणियों और पीड़ितों के उद्धार के लिए की गई है। वे मानवता के लिए दिव्यमान उदारता के प्रतिमूर्ति हैं। वे देवताओं में कुबेर मतलब धन का देव, वरुण समुद्र देव और इंद्र वर्षा के देवता और यम मृत्यु के देव के तुल्य हैं। ऐसा बखान किसने किया है, हरिसेन ने। इतनी आपको जानकारी मिल गई होगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ पर 5वां टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें बदलता हुआ देहात के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। इसमें क्या है, जनता में, इसके 4 टॉपिक हैं, 4 टॉपिकों को देखिए। जनता में राजा की छवि 5.1, 5.2 उपज बढ़ाने के तरीके, 5.3 में ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं और 5.4 में भूमिदान और नए संभ्रांत ग्रामीण। इन टॉपिकों के माध्यम से हम उस समय काल के, जो प्राचीन समय काल है, उस समय की प्रजा की बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए जनता में राजा की छवि पहला टॉपिक है, इसको शुरू करते हैं। देखिए क्या आपको पता है कि उस समय जनता में राजा की छवि कैसी थी। देखिए जनता ना तो कोई अभिलेख गढ़वाती थी, ना अपनी कोई साक्ष्य छोड़ती थी वो किस प्रकार का जीवन जी रही है ना। तो उसका निराकरण कैसे हो, राजा महाराजा तो अभिलेख वगैरह गढ़वा देते थे, उनकी रचनाएं उनको मिल जाती थी, कवियों की रचना मिल जाती थी, अलग अलग ग्रंथों में उनकी जानकारी मिल जाती थी, लेकिन प्रजा के बारे में कैसे पता चलेगा। तो इस समस्या का निदान किसने किया, इतिहासकारों ने। इन्होंने क्या किया, उस समय जातक कथाएं और पंचतंत्र जैसी कुछ कथाएं थी जो मौखिक रूप से चलित थी उस समय में, है ना। किसमें रची गई, वो मौखिक रूप से रची गई थी, जिसमें क्या था, एक दूसरे को सुनाई जाती थी। जैसे दादाजी अपने बच्चों को, अपने पोते वगैरह को सुनाते थे। इस प्रकार से उनका आगे बढ़न न हुआ, उनको सीख वगैरह मिलती थी जातक कथाओं से और पंचतंत्र से, है ना। इसमें जानवरों को, हाँ, जानवरों को एक प्रकार का
जानवरों के बीच की कहानी रहती थी जिससे कुछ मोरल निकलता था। इस टाइप की कई तरीके की क्या है जातक कथाएं और पंचतंत्र जैसी कहानियां प्रचलित थी, पर ये मौखिक रूप से प्रचलित थी। और इन जातक कथाओं और पंचतंत्र का लेखन कब हुआ? इनका लेखन हुआ पाली भाषा में पहली शताब्दी के समय। इस समय इनका लिपिबद्ध किया गया इनको, है ना। तो इनसे इनमें जो कहानी थी उनसे इन्होंने निष्कर्ष निकाल ली। किसने? राजा महाराजाओं के बारे महाराजाओं के बारे में क्या सोचती थी जनता, इसके बारे में किसने निष्कर्ष निकाल लिया? इतिहासकारों ने। इतनी बात आपको समझ में आई। चलो तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जातक कथा की। इसमें क्या है, एक गंध तिंदु नाम का जातक कहानी है। किसका? गंध तिंदु नाम का जातक है, हाँ, उसकी एक कहानी है जिसमें कुटिल राजा की कहानी है। क्या है इसमें कहानी में? एक कुटिल राजा था जो अपनी प्रजा पर शासन करता था। उसके कार्यों के कारण पूरी प्रजा दुखी थी। दुखी होने के कारण उस साम्राज्य में, उसके राजा के जो साम्राज्य था उसमें किसान, पशुपालक, ग्रामीण और बालक, जानवर सभी दुखी थे। हाँ, अब उस कहानी में आगे क्या होता है, जो राजा था एक दिन क्या सोचता है कि मैं प्रजा के बीच जाके देखूं प्रजा मेरे बारे में क्या सोचती है। इसलिए वो भ्रमण के लिए निकला भेष बदलकर। तो वो वहां पे एक बात सुनता है कि प्रजा के बीच पहुंचने पर उसको ऐसा लगा कि सभी लोग उसकी बुराई कर रहे थे, अपने दुखों का कारण बता रहे थे, है ना। तो इस प्रकार राजा को अपने बारे में पता चला। और इस कहानी से हमको इतिहासकारों ने क्या जानकारी प्राप्त करी? इस कहानी से इतिहासकारों ने जानकारी प्राप्त करी कि राजा अत्यधिक कर लगाते थे, है ना। राजा के कर लगाते थे और उनके जो अधिकारी थे जिन दिन में जनता को परेशान करते थे और रात में डाकू जनता को परेशान करते थे। इस कहानी में सारी चीजें बताई हैं, है ना। तो डाकू क्या करते? रात में जनता को परेशान करते थे, उनको लूटते थे, और दिन में उनके अधिकारी लूटते थे। इस प्रकार से टैक्स वाले जो अधिकारी थे उनको दिक्कत पैदा करते थे। इस प्रकार की समस्या किसकी होती थी? जनता को। इसलिए जनता राजा को बुरा कहती थी। इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है। अब देखो, इससे इतिहासकारों को यह पता चल गया कि राजा अत्यधिक मात्रा में टैक्स लगाता था, जनता उससे परेशान रहती थी। जो जनता में से कुछ लोग क्या कहते थे, इस टैक्स से बचने के लिए जंगलों में भाग जाते थे, और कुछ लोग क्या करते थे, उनमें से कुछ बचे हुए, ज्यादातर टैक्स किस पे लगता था? किसानों पर। तो कुछ किसान वहां पर रह जाते थे, उपज बढ़ाने के नए नए तरीके ढूंढते थे। इस प्रकार से ये आपका पहला टॉपिक है, कंप्लीट हो गया। इसमें देखिए जनता राजा के बारे में क्या सोचती थी, ये प्रश्न किया था। इतिहासकारों की समस्या ने निराकरण किया। कैसे किया? जातक कथा और पंचतंत्र जैसी कहानियों को आधार बनाकर उससे निष्कर्ष निकाले। ठीक है। जातक कथाएं पहली सहस्त्राब्दी के समय पाली भाषा में लिखी गई थी। इतनी बात हो गई, क्योंकि इससे पहले इनका मौखिक रचना करी गई थी। हाँ, मोरल देती थी। और ये क्या है? गंध तिंदु नाम का जातक है जिसमें अब कुटिल राजा की कहानी थी और दुखी प्रजा के बारे में बताया है। हाँ, और उसके बाद राजा से इस कहानी से अपन को निष्कर्ष निकले। ऐसी कई कहानियां हैं, उनसे हमें निष्कर्ष मिला कि इतिहासकारों को मिला निष्कर्ष, वही अपन पढ़ना है। राजा के कर से बचने के लिए या तो जो किसान वर्ग था उसके कुछ लोग क्या चले जाते थे, वनगमन कर लेते थे, वन में रहने लगते थे, और कुछ जो रह जाते थे तो वो किसानों ने उपज बढ़ाने के तरीके ढूंढने शुरू किए। अब अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा उपज बढ़ाने के तरीके, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं।